एंजल का जैसा नाम था वैसे ही वो अपने घर में भी थी। एक एंजल, अपने माता पिता की खूब लाडली और प्यारी। एंजल अमीर घर की बेटी थी जो काफी मॉडर्न थी। उसका बड़ा भाई निखिल विदेश में अपना बिजनेस सेटअप करने गया हुआ था। एंजल के घर में नौकरों की लाइन लगी रहती थी। वो घर का कुछ भी काम खुद नहीं करती थी। वो हर काम के लिए अपने घर के नौकरों पर ही डिपेंडेंट रहती थी। यहाँ तक कि वो अपना पानी का गिलास तक भी खुद नहीं ले सकती थी। इसके माँ बाप ने इसका नाम एंजल क्या रख दिया? ये तो खुद को सचमुच ही एंजल ही समझने लगी। ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, चाय नहीं पीनी, जूस पीना है, ठंडा पानी नहीं चाहिए, गरम चाहिए। ना जाने कितने नखरे हैं इस लड़की के। भगवान ही बचाए इस बला से तो। ये लड़की तो पता नहीं अपना घर कैसे बसाएगी। और नहीं तो क्या। हर वक्त ये हम पर ऐसे ऑर्डर झाड़ती रहती है जैसे हम इसके नौकर नहीं बल्कि कोई कर्जदार हो जिसने इससे कर्ज ले रखा हो। और अगर भूल से भी कोई भूल हो जाए तो इतना सुनाती है कि कानों से खून आ जाए। अरे मैं तो कहती हूँ इसे ऐसा ससुराल मिले जहाँ इसकी जिंदगी हम नौकरों से भी बदतर हो। तब पता चलेगा इसे। तभी एंजल शीलाबाई को आवाज देते हुए कहती है, शीला, ओ शीला, कहाँ मर गई? जी जी मेम साहब। कहाँ सो गई थी? चल अब मेरा बैग उठा, मुझे शॉपिंग पर जाना है। फिर एंजल शीला को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है और अपने लिए ढेर सारे परफ्यूम, वेस्टर्न ड्रेसेस और सैंडल्स खरीद कर लाती है। अगले दिन अच्छे से बन ठन कर एंजल जब अपने ड्राइवर को लेकर कॉलेज पहुंचती है तो वो अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, चलो अब मेरा बैग उठाओ और इसे मेरी क्लास तक छोड़कर आओ। और हाँ, ये मेरी बिस्लेरी पानी की बोतल भी ले लेना। जी, जी मैडम। इस तरह एंजल अपने हर छोटे बड़े काम के लिए अपने नौकरों पर डिपेंडेंट रहती थी। ऐसे ही समय बीता और कॉलेज पूरा होने के बाद एंजल के माता पिता उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। लेकिन एंजल को तो अपने ही कॉलेज के एक लड़के अविनाश से प्यार हो जाता है और अपनी जिद के आगे वो किसी की नहीं सुनती और अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अविनाश से शादी कर लेती है। अविनाश एक मिडिल क्लास फैमिली से था जिसके पिता एक दुकान में सेल्समैन का काम करते थे। शादी के बाद एंजल अपने ससुराल आई तो वहां का नजारा देख वो हैरान थी। उसका ससुराल काफी छोटा था और वहां गिनकर दो ही कमरे थे। शादी के अगले दिन एंजल जब सोकर उठी तो उसकी सास उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। उठ गई बहू, चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर ले, फिर खाना भी तो बनाना है ना तूने। काम, खाना, ये सब तो घर के नौकर करेंगे ना माँ जी, मैं क्यों? नौकर? बहू, इस घर में कोई नौकर नहीं है। यहाँ हर काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं माँ जी। अगर नहीं आता तो सीख ले बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुझे घर के सब काम सिखा दूंगी। आज शुरुआत झाड़ू पोछे से करते हैं। एंजल अपनी सास के आगे कुछ नहीं कह पाती और झाड़ू उठा लेती है। अपनी शादी के अगले दिन से ही बेचारी एंजल की किस्मत बुरी तरह बदल जाती है। जिस लड़की ने कभी अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं लिया था, आज वो घर का सारा काम करने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो सबके लिए खाना बनाती गई, सबके गंदे कपड़े धोती, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती। ऐसे ही एक रोज, माँ जी, नाश्ता बन गया है, बैठ जाइए, मैं परोस देती हूँ। हाँ बहू, आ रही हूँ। अच्छा सुन, मैं ना आज कमला के घर कीर्तन में जा रही हूँ, तो तू बाजार से सब्जियां ले आना। जी माँ जी। एंजल सारा काम निपटाने के बाद कड़ी धूप में पैदल चलकर सब्जियां लेकर आती है। बेचारी एंजल की हालत उस घर में नौकरों जैसी हो जाती है। जो पहले नौकरों को भला बुरा कहती थी, उन्हें ऑर्डर करती थी, आज उसके ससुराल वाले उसे भला बुरा सुनाते हैं। एक रोज जब एंजल बर्तन धो रही होती है तो उससे चाय के कप टूट जाते हैं, जिस पर उसकी सास उसे खूब भला बुरा सुनाने लगती है। बहू रानी, तेरा पति इतना नहीं कमाता कि तू रोज ये बर्तन तोड़ती रहे और वो नए लाता रहे। अरे बड़ी मुश्किल से तो इस घर का खाने का गुजारा निकल पाता है। ऊपर से तू है कि नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। अगर तू मेरी बहू की जगह इस घर की नौकर होती ना, तो मैं तुझे अभी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती, समझी? तभी अविनाश वहां आ जाता है। बस करो माँ, वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे लिए इस घर में आई है। इस गरीबी में गुजारा कर रही है और नौकरों जैसी जिंदगी जी रही है। लेकिन आज तक उसने उफ तक नहीं की। और आप हो कि उसे सुनाए ही जा रही हो। ये मत भूलो माँ कि एंजल एक अमीर घर से आई है और उससे बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने घर में एक काम तक नहीं किया है। लेकिन यहाँ आकर इसने हमारी खुशी के लिए सब कुछ किया। दरवाजे पर खड़ा एंजल का भाई निखिल ये सब बातें सुन रहा था। उसे अपनी बहन को देखकर उस पर बहुत दया आती है। एंजल, मेरी बहन। भैया, भैया।
एंजल अपने भाई के गले लगकर खूब रोती है। रो मत मेरी बहन, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंजल का भाई विदेश में बहुत ही अच्छा बिजनेस चला रहा होता है, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई होती है। अपनी कमाई से वो अपनी बहन के लिए एक बड़ा घर खरीदता है जिसमें हर सुख सुविधा होती है। साथ में वो इंडिया में भी अपने बिजनेस की एक ब्रांच खोल देता है जिसे वो अविनाश को सौंप देता है। अविनाश उस बिजनेस को अच्छे से संभाल लेता है, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वो खुद की बड़ी गाड़ी ले लेता है, साथ ही घर में 2 नौकर रख लेता है, जिससे अब एंजल और उसकी सास को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इन सब से एंजल को एक सबक मिलता है, और अब एंजल अपने उन नौकरों के साथ अच्छे से पेश आती है और अपने ज्यादातर काम अब वो खुद ही करती है। माँ तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब मेरे नए वाले जूते कहाँ रख दिए, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, मैं निशा से पूछती हूँ। निशा, तूने सफाई करते हुए हरीश के जूते तो कहीं नहीं रख दिए? माँ जी, जूते वही जूतों की अलमारी में ही रखे हैं, ये रहे, पर इनके ऊपर चप्पल रखी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, लाओ इधर दो। माँ मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। अरे, नाश्ता करता तो जाता। ये लड़का भी ना, जब देखो जल्दी में रहता है। माँ जी, ये आपके लिए दलिया बना दिया था, आप खा लो, फिर आपको बीपी की दवाई भी खानी है। निशा, तेरे आने से सचमुच मुझे बड़ा आराम मिल गया। तूने काम पर लगते ही पूरा घर संभाल लिया। नहीं तो जब से शुगर और थायराइड की बीमारी ने घेरा है, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। वैसे तू गांव में किसके साथ रहती थी? बिमला और तेरे बाबा तो काफी समय से झांसी में रह रहे हैं। गांव में मैं दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी, पर माँ की तबीयत आपको पता है अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे शहर बुला लिया। अच्छा है ना, मुझे भी तेरा बहुत सहारा हो गया। अम्मा जी, वो जो दीवार पर आपकी फोटो लगी है, ये तो लगता है बहुत पुरानी है। और ये आपके साथ? ये फोटो तो तब की है जब हरीश 8 साल का था। मेरी ननद की शादी की है, और ये बराबर में हरीश के बाबूजी हैं। अम्मा जी, बाबूजी की बहुत याद आती होगी ना? क्या हुआ था बाबूजी को? बिटिया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों। हरीश के बाबूजी अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। रात को खाना खाकर सोए, फिर सुबह उठे ही नहीं। अचानक ही छोड़कर चले गए। तब हरीश कॉलेज में पढ़ता था। अम्मा जी, ये क्या, आप रोने लगे? लगता है मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं बिटिया, तेरे से बात करके तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। अम्मा जी, अब तो दलिया खाए बहुत देर हो गई है, आप दवाई ले लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। निशा विद्या देवी के घर काम करने वाली विमला की बेटी थी। कुछ समय से विमला बीमार थी, इसलिए उसने निशा को ही विद्या देवी के घर काम पर रखवा दिया था। निशा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए विद्या देवी उसे बहुत पसंद करती थी। विद्या देवी का बेटा हरीश एक कंपनी में नौकरी करता था। हरीश की गर्लफ्रेंड कंचन भी उसी के साथ ऑफिस में काम करती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए हरीश कंचन को अपने साथ घर ले आता है। माँ ये कंचन है, अब मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इसका बहुत मन था आपसे मिले, इसलिए आज इसे अपने साथ घर ले आया। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बिटिया, तुम तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? कंचन और विद्या देवी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी निशा चाय नाश्ता ले आती है। अम्मा जी, ये पकौड़े और चाय लाई थी। आपकी कामवाली ने पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। सारा काम भी करती है क्या आंटी जी? ये निशा है, बहुत अच्छी लड़की है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर आई है, और आते से ही इसने सारा घर संभाल लिया। मुझे तो इसके रहने से बहुत सहारा मिल गया है। माँ तुम तो हर किसी को एकदम से अपना मानने लगती हो। अभी कुछ दिन उसे आए हुए नहीं हुए और तुम उसके गुण गाते नहीं थक रही हो। हाँ आंटी जी, हरीश सही कह रहा है, इन काम वालियों को इतना सिर पर नहीं चढ़ा कर रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके, हरीश बाय। हरीश और कंचन की बातें रसोई में खड़ी निशा सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विद्या देवी उसे आवाज लगा देती हैं। मुझे पता है निशा बेटी, तुझे हरीश और कंचन दोनों कुछ ज्यादा ही बोल गए, पर तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई कुछ भी कहे, पर व्यक्ति का स्वभाव ही उसका चरित्र निर्धारित करता है,
और मैं जानती हूँ कि तू मेरी दिल से सेवा करती है। निशा विद्या देवी की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। उसने तो मानो पूरा घर संभाल लिया था। निशा के आ जाने से विद्या देवी की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। पर एक शाम विद्या देवी बहुत चिंता में थी और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। क्या हुआ अम्मा जी? इतनी परेशान क्यों हो? और बार बार आप दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? हरीश पता नहीं कहाँ रह गया। रोजाना तो ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अम्मा जी, आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये नहीं हो सकता। हरीश मेरा बच्चा। क्या हुआ अम्मा जी? आप इतना घबरा क्यों रही हो? निशा बेटी, हरीश का एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है। रुकिए अम्मा जी, मैं ऑटो बुला कर लाती हूँ। विद्या देवी निशा के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके बहुत चोटें आती हैं। देखिए माता जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। पेशेंट के पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब शायद हरीश उम्र भर ना चल पाए। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अम्मा जी, अपने आप को संभालो। कुछ दिनों बाद हरीश को छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाता है। हरीश की नौकरी भी छूट गई थी। इस वजह से वो और दुखी हो जाता है। हेलो कंचन, क्या बात है? मैं तुम्हें पिछले एक हफ्ते से फोन मिला रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुम एक बार भी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आई। तुम्हें पता है ना मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखो हरीश, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हो। तुम्हारे दोनों पैर खराब हो चुके हैं और एक अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे आज के बाद कॉल करने की कोशिश भी मत करना। कंचन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और इस हालत में तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। ये आपके लिए सब्जियों का सूप बनाया था। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये सूप। आह, आपको पानी पीना था तो मुझे बोल देते, अभी बेड से गिर जाते। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैं किसी की सहानुभूति नहीं मांग रहा। हरीश बेटा, तू कंचन का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रहा है? निशा दे इसे सूप, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं पीता। इसी तरह निशा हरीश की देखभाल में लगी रहती। धीरे धीरे हरीश को निशा का व्यवहार अच्छा लगने लगा। अब तो वो निशा के साथ खूब बातें करता और हंसता। हरीश की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। हरीश जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पैरों में अब काफी हरकत होने लगी है। बस कोशिश करते रहिए, समय पर फिजियोथेरेपी के लिए आते रहिएगा। और फिर हरीश बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन कंचन उससे मिलने आती है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी काम वाली निशा बाजार में मिली थी। इसी से पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो मुझे लगा कि जब तुम मुझे इतना प्यार करते ही हो, तो मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और दे देती हूँ। पर तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? नहीं, वो लड़का मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो, तो हम दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं। कंचन जरा खड़ी हो ना। ओह, गले लगकर इस खुशी को मनाना चाहते हो? निशा, कंचन मैडम को जरा बाहर तक छोड़कर आना और ऐसे ही इन्हें बाहर करो। दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। मैं अपने घर में फालतू की चीजें पसंद नहीं करता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी हरीश। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिलेगी नहीं, याद रखना। कंचन अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। माँ, मैंने ठीक किया ना? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। कंचन जैसी स्वार्थी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं जानता हूँ माँ, मेरे लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। निशा। हाँ माँ, मैं निशा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसके लिए तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। हरीश जी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। मैं एक काम वाली गरीब मजबूर लड़की हूँ। मैं आप लोगों के साथ भला। निशा बिटिया, तुम भी तो एक समझदार, सुंदर और होनहार लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस घर